हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ कि किसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कैसे किया जा सकता है। तो आंसर इसका बड़ा ही सिंपल है कि इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है फ्लक्स के चेंज से। इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होता है? फ्लक्स के चेंज से। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है? चेंज इन फ्लक्स। और फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास है phi इज इक्वल्स टू बी डॉट ए वेक्टर फॉर्म में। ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए फ्लक्स क्या है? फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करें तो वी विल राइट बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा किस किस के बीच में एंगल है? नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स का फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर और एंगल पर। एंगल जो किस किस के बीच में? नॉर्मल वेक्टर, एरिया का नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है कि मेथड्स क्या है इंड्यूस ईएमएफ के जनरेट करने के। तो आंसर है मेथड्स है फ्लक्स को चेंज करना। और फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? फ्लक्स तीन तरीके से चेंज हो सकता है। नंबर 1, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 2, बाय चेंजिंग the area of the coil। और नंबर 3, या तो आप B को चेंज कर सकते हैं या आप A को चेंज कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं? कॉइल की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। कॉइल के ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला तो एग्जांपल हमने कल देखा था, जहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था और हम इसके एरिया को बदल रहे थे। एरिया को कैसे बदल रहे थे? एरिया को बदल रहे थे इस आर्म को अंदर की तरफ स्वाइप करके। जब हम इसको अंदर की तरफ स्वाइप कर रहे थे तो इसका जो ये वाला जो डायमेंशन है ये लगातार बदल रहा था और ये वाला डायमेंशन जो था ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट था और ये बदल रहा था, तो जो एरिया है दैट इज़ L इंटू एक्स वो लगातार बदल रहा था। अगर एरिया बदल रहा था, इसमें हमने देखा था कल इसमें करंट इंड्यूस हुई थी। मैग्नेटिक फील्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगातार बदल रही है, क्योंकि बार मैग्नेट कॉइल के पास आता जा रहा था और जैसे जैसे पास आता जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंक्रीज़ हो रही थी और दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी हमने देखा कि फ्लक्स कैसे बदलते हैं और एरिया को चेंज करके भी हमने देखा कि फ्लक्स कैसे बदलते हैं। ये ओरिएंटेशन को बदलकर हम फ्लक्स कैसे बदल सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जैसे मानिए हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और हमने क्या करा है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है, ये कॉइल ऐसी है। ये जो कॉइल का देख पा रहे हैं ये है कॉइल का टॉप व्यू। ये क्या है? ये कॉइल का टॉप व्यू है। टॉप व्यू कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मान लीजिए इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही लेफ्ट से राइट, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही लेफ्ट से राइट, ठीक है, जैसे मैंने कॉपी पर ड्रॉ करी। और इसमें ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है, इसमें ये कॉइल इस तरह से रखी हुई है। अब देखिए ये कॉइल का टॉप व्यू, ये कॉइल हमारी है, ये पूरी की पूरी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखी हुई है। और आप जब इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा? ये ऐसे एक रेक्टेंगल, जैसे ये कॉइल आपको एक रेक्टेंगुलर ये दिख रहा है, एक पतली सी स्ट्रिप दिख रही है, ये पतली सी स्ट्रिप मैंने यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करी, ठीक।
और ये है कॉइल का नॉर्मल वेक्टर। ये कॉइल का क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर ये कॉइल का नॉर्मल वेक्टर, इसको मैं एन कैप लिख देता हूँ। एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है थीटा इज इक्वल्स टू, इनके बीच में जो एंगल है थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, फिर अगले स्टेप में देखिए, ये कॉइल जो है रोटेट हुई, ये कॉइल रोटेट हुई, और ये देखिए ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था जो मैंने डॉटेड लाइन से शो करी है। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द कॉइल। ये कॉइल का ओरिजिनल पोजीशन था और ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरह से रोटेट हो गई। ये देखिए ये कॉइल ऐसे थी और ये इस तरह से रोटेट हो गई। तो आपने देखा कि ये वाला जो कॉइल का टॉप है, ये इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने कुछ अब एंगल बना लिया। ये कॉइल का नॉर्मल वेक्टर है एन कैप और ये मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ थीटा इज द एंगल, ये किसकी डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एन कैप की डायरेक्शन मैंने आपको शो कर दी। अब एन कैप एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। फॉर सपोज हम कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब कॉइल जो घूम रही है, लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। ओमेगा हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी कंसिडर कर ली। देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो थीटा एंगल बनाया है इसने, थीटा एंगल किसके इक्वल होगा, थीटा एंगल होगा ओमेगा इंटू टी के इक्वल। थीटा जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ओमेगा इंटू टी के इक्वल, ओमेगा इंटू टी के इक्वल होगा। ठीक है, अब चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, तो पहले क्या था फ्लक्स, इनिशियली जो एंगल था वो 0 था, और अब एंगल कितना है, अब एंगल है ओमेगा टी। तो एंगल में कितना चेंज हुआ, एंगल में ओमेगा चेंज हुआ। तो EMF इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी फाई बाई डी टी, चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टी टाइम में कितना एंगल चेंज हुआ, टी टाइम में ओमेगा एंगल चेंज हुआ। और आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल्स टू होगा बी ए और कॉस थीटा। थीटा को हमने क्या मान लिया, थीटा हमारे केस में क्या हो गया, ओमेगा टी। तो बी ए कॉस थीटा होता है, तो ये बन जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी। अब इंड्यूस ईएमएफ अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करना रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या है, कांस्टेंट है। एरिया ऑफ द कॉइल ये भी कांस्टेंट है, ये भी नहीं बदल रहा है। बदल कौन रहा है, ओमेगा टी बदल रहा है, यानी थीटा बदल रहा है। तो थीटा को आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस ओमेगा टी का डी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। अच्छा, यहाँ पर एक नेगेटिव का साइन रहेगा, ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस का साइन यहाँ पर रहेगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। और ओमेगा जो है ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहे, मतलब ओमेगा टी आपने डिफरेंशिएट किया, और यहाँ पर ओमेगा टी का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या रहेगा, ओमेगा रहेगा, और ये ओमेगा जो है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ किसके साथ वेरी कर रहा है, किसी अगर कॉइल रोटेटिंग है तो इंड्यूस ईएमएफ किसका फंक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ साइन का फंक्शन है। इंड्यूस ईएमएफ किसका फंक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो साइन का फंक्शन है। और यहाँ पे हमने बात करी है कि अगर कॉइल में एक ही टर्न है, अगर कॉइल में एक ही टर्न है, यहाँ पर जो मैं आपको कॉइल दिखा पा रहा हूँ आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 टर्न्स है, 3 टर्न्स है। तो इंड्यूस ईएमएफ कितने टाइम्स हो जाएंगे, इंड्यूस ईएमएफ 3 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक टर्न की बात करी है। एक टर्न में
कितना है, एक टर्म में ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी है, 2 टर्म में कितना हो जाएगा 2 ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, 3 टर्म में कितना हो जाएगा 3 ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी, और n टर्म में कितना हो जाएगा, n टर्म में हो जाएगा n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी फॉर n टर्न्स, फॉर n टर्न्स EMF इज इक्वल्स टू n ओमेगा बी ए साइन ओमेगा टी। अब इसमें कांस्टेंट रहने वाली क्या क्या चीज़ें, अब देखिए जब ये कॉइल रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, ना तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स बदल रहे हैं, ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, और ना इसका एरिया बदल रहा है, ना इसका एरिया बदल रहा है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हमने क्या कर दी है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हमने कांस्टेंट रख दी है। जब हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रख दी है तो ये जो सारी चीज़ें हैं एन ओमेगा बी ए, ये सारी के सारे क्या है, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इंड्यूस ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, ई नॉट, वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू एन ओमेगा बी ए, और साइन ओमेगा टी जो है ये लगातार बदल रहा है, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम हमेशा बदलता रहेगा। तो एन ये साइन ओमेगा टी भी कंटिन्यूस बदलता रहेगा, साइन ओमेगा टी भी चेंज होगा, और साइन ओमेगा टी बदलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ जो है साइन ओमेगा टी के साथ इंड्यूस ईएमएफ भी बदल जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग टाइम पर ईएमएफ कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। हम अलग अलग टाइम पर कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये कॉइल अभी रेस्ट पर है, नो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नो फील्ड लाइंस आर चेंजिंग, फील्ड लाइंस इसके अंदर से नहीं बदल रही, जितनी थी उतनी है। फिर इसके बाद ये ऐसे गई, इसके बाद ये ऐसे गई, कितना एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री का एंगल बनाया, कितना एंगल बनाया इसने, 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर उसके बाद ये देखिए फिर और 90 डिग्री का एंगल बनाया, और फिर इसने वापस से 90 डिग्री का एंगल बनाया, और वापस 90 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, ये इसका कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो इस कंप्लीट रोटेशन में हम देखेंगे अलग अलग टाइम पर, सबसे पहले ये वाला टाइम 0, फिर ये वाला टाइम t/4, फिर आधा घूम गया जब t/2, फिर ये वाला टाइम 3t/4, और फिर ये वाला टाइम जब पूरा घूम गया t। तो अलग अलग टाइम पर कितना कितना ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है ये हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम पर इंड्यूस ईएमएफ इसमें कितना कितना इंट्रोड्यूस होना रहेगा। तो हम इसका अलग अलग ओरिएंटेशन, हम इसके अलग अलग ओरिएंटेशन देखेंगे, और अलग अलग ओरिएंटेशन पर देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ कैसा आता है, और उसको एक ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ग्राफ कैसा आता है। ग्राफ तो क्वाइट ऑब्वियस है, साइन का ही आएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ किसके साथ वेरी कर रहा है, साइन के साथ ही वेरी कर रहा है। तो आपको ये देखना रहेगा कि इंड्यूस ईएमएफ जो है किसके साथ वेरी कर रहा है, साइन के साथ वेरी कर रहा है। तो ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ साइन का ही होना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक बार ग्राफिकली प्लॉट भी करके देखते हैं। तो ये मैंने अलग अलग ओरिएंटेशंस बनाए। फर्स्ट केस में थीटा ये एन कैप है, नॉर्मल वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 0, और अभी टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल्स टू 0। फिर इसके बाद ये जो कॉइल है, अभी सिचुएशन है ये वाली, शुरुआत में सिचुएशन है ये वाली, अभी इसका नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है 0। फिर दूसरे केस में सिचुएशन आ गई है ये वाली, सिचुएशन ये वाली, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और कॉइल का नॉर्मल वेक्टर ये रहा। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। फिर ये ऐसे घूमने के बाद ये ऐसे घुमा है, तो ये कॉइल का नॉर्मल वेक्टर आ गया, और ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। फिर ये 180 डिग्री घूमने के बाद ये ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ये कॉइल का नॉर्मल वेक्टर है, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से घूमते घूमते देखिए, यहाँ से घूमते घूमते ये कितना हो गया, दिस इज 90, फिर 180 के बाद ये कौन सी डायरेक्शन, ये कितना एंगल बना, ये 270 डिग्री का एंगल बना, और टाइम कितना बीत चुका है, 3t/4। इसकी साइकिल कंप्लीट हो, मतलब इसकी जो साइकिल है वो 3/4 कंप्लीट हो चुकी है, और टाइम कितना बीत चुका है, 3/4। ओरिजिनल टाइम का 3/4 टाइम बीत चुका है। फिर इसके बाद ये कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई, तो एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम टी टाइम में इसने अपना कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है, वो उसने कंप्लीट करा। टी टाइम में इसने अपना रोटेशन जो है कंप्लीट करा। तो अब हम अलग अलग टाइम पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। दिस इज इंड्यूस ईएमएफ ई, और दिस इज टाइम। टाइम के साथ कैसे कैसे वेरी कर रहा है, दिस टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, फिर टाइम टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बीचों बीच मान लेते हैं t/2 टाइम, एंड दिस इज t/4 टाइम, एंड दिस इज 3t/4, एंड दिस इज टाइम t इज इक्वल्स टू
टी। ठीक है, ये हमने अलग अलग टाइम पे देख लिया। अब आप ये मुझे बताइए, E इज इक्वल्स टू हमने क्या बनाया था, E इज इक्वल्स टू हमने बनाया था E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो EMF जो है ये मैक्सिमम कब होगा, EMF मैक्सिमम होगा व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 90 और 270 डिग्री। 90 और 270 पर ये मैक्सिमम होगा, एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ नेगेटिव होगा। ठीक है, और 0 EMF जो है ये मिनिमम कब होगा, जब ओमेगा टी जो है ये 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। यहाँ पर अगर आप पाई की टर्म्स में बात करें तो पाई की टर्म्स में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, π/2 और 3π/2। π/2 और 3π/2 पर ये मैक्सिमम होगा, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो 0 और पाई पर ये क्या रहेगा, ये मिनिमम रहेगा। तो 0 और पाई, ओमेगा टी की वैल्यू जब 0 और पाई रहेगी तब ये मिनिमम रहेगा। तो 0 और पाई देखिए कब कब है, 0 है शुरुआत में, तो शुरुआत में मिनिमम है ये 0। फिर पाई कहाँ पर आया, पाई आया है 180 डिग्री, कहाँ पर आया, t/2 पर क्या है, ये मिनिमम है। और फिर 360 का क्या मतलब है, 360 का मतलब वापस से क्या हो गया, इसने अपनी साइकिल पूरी कर ली यहाँ पर, तो वापस से 0 हो गया। फिर t/4 टाइम में देखिए, t/4 टाइम में कहाँ है, थीटा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री पर क्या है, EMF हमारा मैक्सिमम है। तो इसका हमने यहाँ पर ये ग्राफ, ये पॉइंट मार्क कर दिया। और 3t/4 पर थीटा कितना है, 270 डिग्री, साइन 270 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड है ये मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पर, ये। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं। साइनोसोडियल ग्राफ है, तो साइन के अकॉर्डिंग जो जैसे साइन फंक्शन का ग्राफ होता है वैसा ही हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। ये इस तरह से, ये हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया। साइनोसोडियल ग्राफ है, साइनोसोडियल ग्राफ में हमने देखा कि जो ग्राफ है इस तरह से बना, t/4 और 3t/4 पर जो EMF है उसकी वैल्यूज़ जो है वो मैक्सिमम है। यहाँ पर पीक बना रहा है ये, और पीक कितने पर बना रहा है, दिस इज़ E0, और E0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, E0 की जो वैल्यू है वो है NBA ओमेगा, और ये क्या है, ये -E0 है। तो 2 बार ये पीक बनाएगा एक साइकिल में, 2 बार ये अपनी मैक्सिमम वैल्यूज़ को अटेन करेगा और 2 बार अपनी मिनिमम वैल्यूज़ को अटेन करेगा। डायरेक्शन कितनी बार चेंज हुई इसकी एक साइकिल में, एक साइकिल में इसकी जो EMF की जो डायरेक्शन है, EMF की डायरेक्शन देखिए, ये एक बार ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से इसने अपनी डायरेक्शन बदली, नीचे आया और यहाँ पर वापस अपनी डायरेक्शन बदली। तो एक साइकिल में 2 बार इसने अपनी डायरेक्शन बदली, 2 बार इसने पीक बनाया और 2 बार इसने मिनिमम वैल्यूज़ हमें दी एक साइकिल में। ठीक है, तो हमारा जो जनरेटर का जो कॉइल है वो भी इस तरह से घूमता है, और हमारे घरों में जो EMF जनरेट होता है वो इस तरह की EMF जनरेट होती है। इसी तरह की EMF जो है हमारे घरों में जनरेट होती है। उस EMF में मैक्सिमम वोल्टेज जो रहता है E0 और -E0 और -E0 के बीच में हमारा जो वोल्टेज है, डोमेस्टिक वोल्टेज, हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो फ्लक्चुएट करता है किस के बीच में, E0 और -E0 के बीच में। और हर साइकिल में 2 बार वो क्या होता है, 2 बार 0 होता है। तो 2 बार क्या हुआ, 2 बार वोल्टेज ने अपनी मैक्सिमम वैल्यूज अटेन करी और 2 बार क्या हुई, वोल्टेज 0 हुई। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि सर जब वोल्टेज 0 हो जाती है तो इसमें जो हमारा जो बल्ब है वो कंटिन्यूसली कैसे जलता रहता है। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स एंड मशीन्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको इस चीज़ का आंसर दूंगा कि EMF के EMF के 2 बार 0 होने के बाद भी जो लाइट है वो जलती क्यों रहती है, वो लगातार कैसे जलती रहती है, उसमें हमारे को लगातार ग्लो कैसे मिलता रहता है। तो इसका आंसर आपको तब मिलेगा। अभी आपको इसका जो EMF जनरेट हो रही है, जो हमने ये जो जनरेटर हम घुमा रहे हैं, ये पावर हाउस में हम इस जनरेटर को घुमा रहे हैं और लगातार हमने इसकी एंगुलर वेलोसिटी फिक्स कर रखी है और हम इसको लगातार घुमा रहे हैं। तो जब तक ये जनरेटर पावर हाउस में घूम रहा है तब तक हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अगर इस जनरेटर का घूमना बंद हो जाता है तो आप देखते हैं हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चली जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिलती है क्योंकि जनरेटर का जो घूमना है वो बंद हो गया है। ठीक है,
तो जनरेटर जब तक घूमता रहेगा हमें ईएमएफ जो है वो मिलता रहेगा। जैसे ही जनरेटर का घूमना बंद, ईएमएफ का मिलना बंद। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब तक ये घूम रहा है इसका ओरिएंटेशन बदल रहा है, ओरिएंटेशन के बदलने से क्या हो रहा है? फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ बन रहा है, जैसे कि फैराडे और लेंजेस ने हमें बताया था। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना रहेगा? इंड्यूस ईएमएफ E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन के फंक्शन के साथ वेरी, साइन क्या, साइन इंड्यूस ईएमएफ जो है किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है। साइन के साथ ईएमएफ जो है वेरी करेगी, साइन के अकॉर्डिंग ईएमएफ जो है वेरी करेगी। टाइम t इज इक्वल्स टू t/4 और टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 पर मैक्सिमम बनाएगी, पीक बनाएगी, और 0 और t/2 पर क्या बनाएगी? मिनिमम वैल्यूज बनाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को ये उम्मीद है कि आपको ये फ्लक्स कैसे बदलता है, फ्लक्स को हम कैसे कैसे बदल सकते हैं। इसके 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड से हमने इंड्यूस ईएमएफ बनाकर देखिए। फर्स्ट वाला मेथड हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में देखा था, सेकंड वाला मेथड जो एरिया को बदलने वाला वो मोशनल ईएमएफ में हमने देखा, और थर्ड मेथड ओरिएंटेशन को बदलने का, ये मैंने आज आपको बताया। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एडी करेंट्स। दैट इज एडी करेंट्स। तो एडी करेंट्स क्या होते हैं? एडी होते हैं ये वाली जो शेप होती है, इट इज द शेप ऑफ द एडी, वर्लपूल की तरह। जो पानी में वर्लपूल बनता है उसकी शेप ऐसी होती है, और जो एडी करंट्स फॉर्म होते हैं किसी कंडक्टर में उनकी भी शेप ऐसी होती है। तो इसीलिए हमने इस करंट का नाम क्या रखा? एडी करंट। ठीक है, अब एडी करंट आते कैसे, बनते कैसे? तो आंसर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर की शीट है, ये हमारे पास एक कंडक्टर की शीट है, और हम क्या कर रहे हैं? इस कंडक्टर की शीट में ईएमएफ इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कंडक्टर की शीट में ईएमएफ को इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट मैं अगर इसके पास लेकर आ रहा हूँ, ये बार मैग्नेट मैं इसके पास लेकर आ रहा हूँ लगातार, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इस तरह से ऐसे हैं, चारों तरफ इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही मैं ये मैग्नेट इसकी तरफ लेकर आ रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि ये मैग्नेट जो है इसकी तरफ, अब इसकी तरफ, इनकी तरफ जो है ना आए, तो ये क्या करेंगे? ये करंट बनाने की कोशिश करेंगे, और जैसे कॉइल में नॉर्थ पोल साउथ पोल डेवलप होते थे, वैसे ही ये लोग भी क्या करेंगे? ये लोग भी करंट इस तरह से बनाएंगे कि ये इसके मोशन को अपोज करें, ये इसके मोशन को अपोज करें। अब कॉइल में क्या होता था? कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो होने का एक डेफिनेट रास्ता होता था। कॉइल में इलेक्ट्रॉन्स के पास फ्लो होने का एक डेफिनेट रास्ता होता था। जैसे ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसके दोनों तरफ क्या है? यहाँ पर भी एयर है, ये भी एयर है, और ये भी एयर है, दोनों तरफ क्या है? इंसुलेटर है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी थी कि ये इस कॉइल पर ही घूमते थे, इलेक्ट्रॉन्स की मजबूरी थी कि ये इस कॉइल पर ही घूमते थे। ठीक है, जैसे अगर हम रोड पर कार चला रहे हैं, रोड पर कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें उस रोड पर ही चलाना पड़ेगा। बट जैसे कभी हमें कोई खुला मैदान मिल गया, खुले मैदान में इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, अपनी मर्जी से ये घूम सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी कैसा भी शेप ये ले सकते हैं, बट ये एडी का ही शेप लेते हैं, इसी तरह का शेप, सर्कुलर शेप ही लेते हैं, और कोई शेप नहीं लेते हैं। क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो ये देखिए कि जब आपको खुला मैदान मिल गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खुला मैदान मिल गया, अब ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को जब खुला मैदान मिल गया तो ये इस तरह से खुद इस तरह से रोटेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रोटेट करेंगे कि ये इस मैग्नेट को अपने करीब ना आने दे। अभी ये मैग्नेट का क्या आ रहा है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल इनकी तरफ आ रहा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इनकी तरफ आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स खुद को इस तरह से रोटेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं खुद को इस तरह से रोटेट करेंगे कि रिवॉल्व करेंगे कि यहाँ पर कॉइल का क्या आ जाए, यहाँ पर जो है एक नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाए, और ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये इस नॉर्थ पोल को क्या करे? रिपेल करे और पास नहीं आने दे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स घूमना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स घूमना चाहेंगे। तो अब आंसर है कि ये कैसे घूमेंगे? तो आंसर है ये कैसे, तो आंसर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फॉलो अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है कम से कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेंगे। ये करंट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। करंट हमेशा ये चाहेगा कि वो कम से कम रेजिस्टेंस वाले रास्ते से गुजरे। एंड फॉर अ गिवन एरिया, perimeter
ऑफ द सर्कल इज मिनिमम। कम से कम रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R किस पर डिपेंड करती है? R L पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसकी लंबाई जो है वो क्या हो? कम से कम। इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जिसकी लंबाई जो है वो कम से कम हो, जिसकी लेंथ जो है वो कम से कम हो, और किसी भी गिवन एरिया के लिए सर्कल का पेरीमीटर जो है वो मिनिमम होता है। सर्कल का पेरीमीटर जो है वो मिनिमम होता है। तो देख लीजिए, अगर एरिया है हमारा 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, ये मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो इसमें जो सर्कल बनेगा, ये सर्कल का एरिया है पाई R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो R की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 22/7 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ये कैंसिल हो जाएगा किससे? 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, और R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 एंड R इज इक्वल्स टू क्या आ गया? R इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है। R इज इक्वल्स टू 7 आ गया, और इसका सरकमफेरेंस 2 पाई R, 2 पाई R कितना होगा? 2 पाई R हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो कितना आया? 44। पेरीमीटर कितना आया? 44। यहीं पर अगर आप कोई दूसरी शेप लेते हैं, फॉर सपोज एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में एरिया कितना है? एरिया मान लेते हैं यही 154। तो साइड स्क्वायर जो होता है ये होता है एरिया, साइड स्क्वायर ये होता है एरिया। तो इसकी जो साइड होगी वो क्या होगा? इसका साइड होगा अंडर रूट ऑफ 154। अब आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो 144 का अंडर रूट 12 है, और ये 144 से बड़ा है, तो इसका जो साइड होगा ये 12.4 या 12.5 के अराउंड होगा यहाँ पर। और अगर 12.4 इसकी साइड बनती है तो पेरीमीटर कितना बनेगा? पेरीमीटर बनेगा इसका 4 टाइम्स। 4 इंटू 12.4, 4 इंटू 12.4, 12 फोर्जा क्या होता है? 48 होता है, और 12.4 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो ये आएगा कुछ 49 शायद 6 के आसपास रहेगा, 49.6 के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेरीमीटर कितना बन रहा है? यहाँ पर पेरीमीटर बन रहा है 44, और यहाँ पर जो पेरीमीटर बन रहा है वो है 49.6। अब रेजिस्टेंस किस में कम होगी? रेजिस्टेंस उसमें कम होगी जिसका लेंथ छोटा होगा। तो सर्कल कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कल जो है ये वाला पाथ फॉलो करेगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा पाथ फॉलो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करेगा, सर्कल का पाथ फॉलो करेगा, जिसमें इसकी जो लेंथ है, पेरीमीटर की जो लेंथ है वो कम से कम रहेगी। ये आप किसी और भी शेप के लिए ट्राई करके देख सकते हैं। In every case you will find that for a given area the perimeter of the circle is minimum, perimeter of the circle is minimum। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरह का पाथ बनाने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इस तरह का पाथ बनाने की कोशिश करेंगे, और ये इन्होंने एक शेप ले ली है, और इस शेप को हम क्या बोलेंगे? इस शेप को हम बोलेंगे एडी, शेप ऑफ द एडी। ये एडी करेंट्स की शेप है। तो एडी करेंट्स इसके अंदर इंड्यूस हो गई हैं। ये देखिए, दीज आर एडी करेंट्स। एडी करेंट्स इसके अंदर इंड्यूस हो गई हैं, और ये एडी की शेप इन्होंने ले ली है। और इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इसका डायरेक्शन होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी ये क्या बनाएगा? तभी ये नॉर्थ पोल बना पाएगा, तभी ये नॉर्थ पोल बना पाएगा, और इस मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल करेगा, इस मैग्नेट के नॉर्थ को रिपेल करेगा। और फिर अगर हम इस नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, नॉर्थ पोल के रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क करेंगे, तो इसको रोकने के लिए और तेज़ दौड़ेगा, और तेज़ दौड़ेगा। और हम क्या कर रहे हैं? हम कंटिन्यूसली वर्क करते जा रहे हैं, और हमारे वर्क की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दौड़ते जा रहे हैं। अगर हमने काम करना रोक दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना भी बंद हो जाएगा, और इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुई हैं ये भी बंद हो जाएंगी। तो एडी करेंट्स जो होते हैं ये कभी कभार क्या होते हैं? अनवांटेड होते हैं, कभी कभार ये अनवांटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए, ये हमारा एक मैग्नेट है, मैग्नेट का पोल है,
कोई मशीन में हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें ये दोनों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं और दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में कोई एक मशीन का पार्ट जो है ये लगातार ऑसिलेट कर रहा है, मशीन का पार्ट जो है ये लगातार ऑसिलेट कर रहा है, ये इस तरह से। इसको मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करता हूँ। मशीन का काम ही ये है कि ये जो हमारा मैग्नेट है, ये जो हमारा पार्ट है मशीन का पार्ट, ये लगातार इनके बीच में ऐसे ऑसिलेट करे। अब ये लगातार इसके बीच में ऑसिलेट करेगा तो इससे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो लगातार बदलेगा, और फ्लक्स अगर बदल रहा है तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक एडी करंट इंड्यूस हो रही है। अब ये एडी करंट क्या करेगी, ये एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगी, तो इसीलिए तो इसकी वजह से मोशन को अपोज करने की वजह से जिस बैटरी से ये लगी हुई है, जिस सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है, यहाँ पर हम सोर्स लिख देते हैं, जिस सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है, इस सोर्स को ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ताकि इसका मोशन जो है वो बना रहे। जैसे देखिए कि अगर ये एडी करंट्स नहीं बनते तो ये कम एनर्जी के साथ ही कम एनर्जी जो उसके मिलती है ये उसी में ऑसिलेट कर जाता। बट अब अगर इसके अंदर एडी करंट्स बन रहे हैं, एडी करंट इसके मोशन को अपोज करने लग गए तो अब सोर्स को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है इट विल कंज्यूम मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। ज़्यादा एनर्जी अगर ये कंज्यूम करेगा तो हमारी जो पावर है, हमारा जो पावर इनपुट है वो बढ़ जाएगा, पावर इनपुट बढ़ जाएगा। तो पावर इनपुट के बढ़ने से जो हीट लॉस है ये इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हीट लॉस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे जो मशीन के पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स विल गेट हीटेड और हमें थोड़ी देर बाद मशीन को बंद करना पड़ेगा ताकि मशीन के पार्ट्स को हम ठंडा कर सकें। तो इस तरह के एडी करंट्स जहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर हम एडी करंट्स को हमें रिड्यूस करना पड़ता है, एडी करंट्स को कम करना पड़ता है। तो एडी करंट्स को अब आंसर है, तो एडी करंट्स को कम कैसे करा जा सकता है। तो एडी करंट्स को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल का जो एरिया है ये कम कर देंगे। ये कॉइल ऐसी थी तो हम क्या करेंगे, इसका जो कॉइल है इसके एरिया को हम ऐसे बना देंगे ताकि अब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए कम जगह मिले। और अगर कम जगह मिलेगी तो एडी करंट्स भी कम इंट्रोड्यूस होंगी, और एडी करंट्स कम इंट्रोड्यूस होगी तो पावर भी हमारा कम खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी कम खर्च होगी, और जो हीट है वो भी कम बनेगी, हीट है वो भी कम जनरेट होगी। तो वी कैन रिड्यूस द एरिया ऑफ द कॉइल, एडी करंट्स कैन बी रिड्यूस। मेथड्स टू रिड्यूस एडी करंट्स। ठीक है, मेथड्स टू रिड्यूस एडी करंट्स। नंबर 1, बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ कंडक्टर एक्सपोज्ड। जो भी हमारा एरिया एक्सपोज है कंडक्टर का, उस एरिया को या उस प्लेट के एरिया को हम क्या कर सकते हैं, उस प्लेट के एरिया को हम कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और जैसे ये मान लीजिए ये कोई मशीन का एक पार्ट है, ये क्यूबॉइड है, ये एक ऐसा क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड के चारों तरफ ये क्यूबॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ये मान लीजिए क्यूबॉइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स इससे एसोसिएटेड लगातार बदल रहा है। तो इसमें जो है ये एडी करंट्स इस तरह से इंड्यूस हो जाएंगी, तो हमें इन एडी करंट्स को रोकना इंड्यूस होने से। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस
क्यूबॉइड का जो एरिया है, क्यूबॉइड को एक ऐसे बड़ा क्यूबॉइड ना लेकर हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेपल्स की फॉर्म में लेंगे, हम इसको स्टेपल्स की फॉर्म में लेंगे, पतले पतले, ये देखिए कुछ इस तरह से। ये हमने जैसे स्टेपलर होता है वैसे ही हमने ये क्यूबॉइड को बना दिया। इसको ऐसे बनाने से क्या हुआ, इसको ऐसे बनाने से ये क्या हुआ, इनको हमने इस क्यूबॉइड को पहले हमने टुकड़ों में काटा और फिर इनके टुकड़ों के बीच में हमने क्या लगा दिए, इनके बीच में हमने लगा दिए वार्निश। वार्निश क्या होता है, वार्निश एक इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर क्या करेगा, ये इंसुलेटर एडी करंट को इंड्यूस नहीं होने देगा, ये इंसुलेटर एडी करंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं होने देगा। अब ये एडी करंट्स इंड्यूस नहीं होंगी तो ये जैसे ये दो टुकड़े हैं, इन दोनों टुकड़े के बीच में हमने पहले क्या लगा दी, वार्निश लगा दिया। वार्निश लगा के हमने इसको ऐसे बना दिया और फिर ऐसे सारे टुकड़ों को एक के बाद एक जोड़ते गए और इसकी वजह से यहाँ पर जो एडी करंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस जो हैं, ये एडी करंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कम से कम होगी, एडी करंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कम से कम होगी, क्योंकि अब हमने यहाँ पर स्टेपल्स का यूज़ किया है। जैसे स्टेपलर की पिन्स होती हैं, जब वो स्टेपलर की पिन्स होती हैं, जब आप उसको बॉक्स में से निकालते हो तो आप देखते हो वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ी हुई होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में जुड़ी हुई होती है। वैसे ही हम क्या करते हैं, मशीन के पार्ट्स को इस तरह से बनाया जाता है। तो अभी जब आप नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे एसी में, तो आप देखेंगे कि उसका जो कोर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो ऐसा ना होकर हम उसको ऐसे बनाते हैं जिससे कि इसमें एडी करंट्स इंट्रोड्यूस ना हो, एडी करंट्स इसके अंदर ना है, और एडी करंट्स ना है तो हमारे जो लॉसेज हैं वो भी कम से कम हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वार्निश लगाकर इनको एक तरह से इस तरह से जोड़ देते हैं, वार्निश लगाकर इस तरह से जोड़ देते हैं बाय वार्निशिंग। तो सेकेंड मेथड क्या हो गया, बाय वार्निशिंग, by varnishing between the staples, by varnishing between the staples। इस तरह से हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब एडी करंट्स जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एडी करंट्स हैं, तो एडी करंट्स अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्या करा, इसकी कोई एप्लीकेशन भी ढूंढ ली, हमने इसकी कोई एप्लीकेशन भी ढूंढ ली। हम इसको वहाँ पर काम में लेने लग गए, हम इसको वहाँ पर काम में लेने लग गए जहाँ पर हीट की ज़रूरत हमें हो, क्योंकि एडी करंट्स की वजह से हीट जनरेट हो रही थी। हम इसको वहाँ पर काम में लेने लगे जहाँ पर हीट की ज़रूरत हमें हो। हम इसको वहाँ पर काम में लेने लगे जहाँ पर हमें किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना हो, किसी घूमते हुए ऑब्जेक्ट को रोकना हो या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना हो। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट कर देंगे और ये ऐसे ऐसे अगर घूम रहा है, ये जैसे कॉइल है, ये अगर ऐसे ऐसे घूम रही है और इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद इसका मोशन रुक जाएगा। तो हम ऐसी कुछ जगहों पर एडी करंट्स का यूज़, एडी करंट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम इसका देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स। पहला एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसलिए लेते हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट में इतनी ताकत नहीं होती, परमानेंट मैग्नेट में इतनी ताकत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ताकत को हम करंट के फ्लो से हम उसको बढ़ा सकते हैं, करंट के फ्लो से हम इसकी ताकत को बढ़ा सकते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया और यहाँ पर हमने एक अर्थन पॉट लिया। अर्थन पॉट मतलब मिट्टी का बर्तन लिया और इस मिट्टी के बर्तन में हमने क्या करे, हमने बहुत सारे कंडक्टर के टुकड़े रख दिए, छोटे छोटे टुकड़े, जिनको हमें क्या करना है, जिनको हमें मेल्ट करना है, जिनको हमें मेल्ट करना है। अब क्या होगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दोनों तरफ, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दोनों तरफ कौन सी करंट दौड़ रही है, ये जो कॉइल हमने लगाई है इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे, ये एसी की कॉइल है। कौन सी कॉइल है, ये ऑल्टरनेटिंग करंट्स की कॉइल है। ऑल्टरनेटिंग करंट जानते हैं क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी पोलैरिटी को लगातार बदलते हैं। पोलैरिटी को लगातार बदलेंगे मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी लगातार बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रही है। क्योंकि करंट देखिए, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ज़ीरो मैक्सिमम, ठीक है, इस तरह से रहता है। अब ये ज़ीरो मैक्सिमम ज़ीरो होगा तो इस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें लगातार बदलेगी। मैग्नेटिक फील्ड लगातार बदलेगी तो इसमें रखे हुए ये जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनमें एडी करंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, इनमें एडी करंट बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये एडी करंट की वजह से इतनी हीट जनरेट होगी कि
ये जो छोटे छोटे लोहे के जो स्क्रैप्स हैं इनको हम मेल्ट कर सकते हैं, इनको हम मेल्ट कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन तो क्या हो गया, इंडक्शन फर्नेस। दूसरा एप्लीकेशन हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब जैसे गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, ये नीडल क्या करती है, नीडल एक कॉइल से नीडल जो है एक कॉइल से जुड़ी भी होती है। इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, ये मैंने आपको बताया था बना के। ये गैल्वेनोमीटर की स्केल होगी और ये गैल्वेनोमीटर की स्केल है और इस स्केल के नीचे ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब जैसे जैसे ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रखी हुई है एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉइल है, जैसे जैसे इसमें करंट बढ़ता है, करंट आती है तो ये कॉइल फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये हमें करंट का प्रेजेंट शो करता है। इसकी जो नीडल है ये यहाँ पर कम या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो जैसे ही अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे ही रीडिंग यहाँ पर, जैसे ये जो रीडिंग है यहाँ पर आके इसका जो टॉर्क है, सॉरी ये जो नीडल है यहाँ पर आके जो इसका टॉर्क है वो इक्विलिब्रियम हो गया। एक तो टॉर्क किसने एक्सपीरियंस करा, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और दूसरा टॉर्क ये है क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा रखी है, हमने एक स्प्रिंग लगा रखी है। ये स्प्रिंग क्या करता है, ये जो करंट की वजह से टॉर्क है ये उस टॉर्क को बैलेंस करता है, ये उस टॉर्क को बैलेंस करता है। और जो नीडल है ये एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है, नीडल एक पॉइंट के बाद आके रुक जाती है। तो ये नीडल क्या करेगी, जब इसको रुकना होगा तो ये नीडल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। आप लैब में देख सकते हैं जो पुराने गैल्वेनोमीटर्स होते हैं उसमें इसकी जो नीडल्स होती हैं ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती हैं, ये इस तरह से ऑसिलेट करती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नीडल है ये एक बार में रेस्ट पे आ जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका जो कोर होता है वो मेटल का लेते हैं और मेटल का लेकर हम देखेंगे कि जैसे ही इससे एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा इसमें एडी करंट्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एडी करंट जब इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो ये एडी करंट जो है इसके फर्दर मूवमेंट को अपोज करेंगे। एडी करंट्स क्या करेंगे, इसके फर्दर मूवमेंट को अपोज करेंगे और फर्दर मूवमेंट को जब ये अपोज करेंगे तो ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशन जो हैं, जो लगातार ऑसिलेशन मतलब जैसे ही इक्विलिब्रियम पे आया, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ये ऐसे जाके ये लगातार ऑसिलेट करता था, तो लगातार ऑसिलेट जो कर रहा था, पर जैसे इसमें एडी करंट इंट्रोड्यूस हो गए तो एडी करंट ने क्या किया, इन ऑसिलेशन को डैम्प कर दिया। ऑसिलेशंस आर डैम्प। कहाँ पर, ये जहाँ पर भी एडी करंट इंट्रोड्यूस होते हैं ऑसिलेशन जो है लगातार डैम्प हो जाते हैं, सॉरी लगातार नहीं, ऑसिलेशन जो है वो डैम्प हो जाते हैं। और जो जैसे मान लीजिए कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये रुकता है तो ये ऐसे करके धीरे धीरे रेस्ट पर आएगा। बट अगर इसके अंदर एडी करंट इंट्रोड्यूस हो गया, एडी करंट अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो ये ऐसे गया और ये ऐसे रेस्ट पर आ गया। अब ये ऐसे लगातार ऑसिलेट नहीं करेगा, ये ऐसे गया और ये रेस्ट पर आ गया, ये ऐसे गया और ये रेस्ट पर आ गया, ठीक है। तो इसमें जो ऑसिलेशंस थी वो डैम्प हो जाएगी। तो जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट है, उसमें हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर्स हो गए, स्पीडोमीटर्स हो गए। स्पीडोमीटर्स हमारी जो गाड़ी का जो मीटर होता है उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी एडी करंट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमारी जो स्पीड का नीडल है वो ऐसे जाके ये ऐसे रुक जाता है। 40 0 पर था, ये 40 पर आके रुक गया। ऐसे 40 पर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे घूमता है और 40 पर आके रुक जाता है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, ये एडी करंट्स की वजह से होता है। और हम एक और एप्लीकेशन इसकी देख सकते हैं, ये स्पीडोमीटर्स में भी काम में आ जाएगा, ठीक है। जहां पर भी हमें डैम्पिंग को अवॉइड करना है, जहां पर भी हमें ऑसिलेशंस को डैम्प करना है, मोशन को डैम्प करना है, वहां पर हम ये एडी करंट्स का यूज हम कर सकते हैं, एडी करंट का यूज कर सकते हैं। नंबर 3, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। ये भी एक तरह की डैम्पिंग ही हो गई। डैम्पिंग कैसे, जैसे ट्रेन के टायर्स हैं, ट्रेन के जो टायर्स हैं, अब उन्हें हमें रोकना होता है, तो उन्हें रोकने के लिए जैसे ये टायर्स हैं, ये टायर का एक्सल है,
ठीक है, ये टायर का एक्सिल है। इन एक्सिल में हम क्या करते हैं, कंडक्टर की प्लेट्स लगा देते हैं। इन एक्सिल पर हम कंडक्टर की प्लेट्स लगा देते हैं। ये प्लेट्स जो होती हैं, ये प्लेट्स जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो यहाँ पर इसके ऊपर नीचे जो है ये मैग्नेट लगा हुआ रहता है। इसके ऊपर और नीचे यहाँ पर मैग्नेट जो है ये लगा हुआ रहता है। और जब हमें ट्रेन को रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मैग्नेट को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कर देते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। मैग्नेट्स के एक्टिवेट होने से यहाँ पर करंट इंट्रोड्यूस होने लग जाती है। और करंट क्या करती है, करंट इसको फर्दर घूमने से रोकती है। तो जब ये शाफ्ट का घूमना बंद हो जाएगा तो टायर्स का भी ऑटोमेटिकली घूमना जो है ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स में भी कर सकते हैं। और दूसरा इसका एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर, सॉरी चौथा एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर। ये इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है, तो देखिए हम यहाँ पर दो अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट्स का यूज़ करते हैं। दो अलग अलग ऑल्टरनेटिंग करंट्स का यूज़ करते हैं। एक ऑल्टरनेटिंग करंट तो ये रही, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट ये है, और दूसरी ऑल्टरनेटिंग करंट ये है। ठीक है, अब क्या होता है, इन दो ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बीच में हम रख देते हैं एक मेटल का टुकड़ा। एक मेटल का टुकड़ा रख देते हैं। अब इन दोनों ऑल्टरनेटिंग करंट में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब जब ये 0 है तो ये 1 है, और ऑल्टरनेटिवली जैसे ये 0 1 के बीच में ऑसिलेट होता रहेगा। फिर जैसे t/4 टाइम, हर t/4 टाइम के बीच में इनकी जो पोलैरिटीज़ है वो बदलती रहेंगी। अभी ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, फिर t/4 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर t/4 टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो इसमें क्या है, इसमें इस ये जो मेटल का टुकड़ा है, इस मेटल के टुकड़े में, इस मेटल के टुकड़े के दोनों तरफ जो है फ्लक्स जो है लगातार बदल रहा है। अब ये मेटल का टुकड़ा क्या चाहेगा, ये मेटल का टुकड़ा चाहेगा कि फ्लक्स ना बदले। फ्लक्स ना बदले तो ये क्या करेगा, फ्लक्स नहीं बदले तो ये क्या करेगा, अपने अंदर एडी करंट्स इंट्रोड्यूस कर लेगा। एडी करंट इंट्रोड्यूस कर लेगा। और फ्लक्स का बदलने का कॉज क्या है, फ्लक्स का बदलने का कॉज है ये इसका ये जो AC है इसका चेंज होना, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट के मैग्नीट्यूड का बदलना, 0 और 1 का होना, ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी का बदलना। ऑल्टरनेटिंग करंट की पोलैरिटी बदल रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये क्या करेगा, इस पोलैरिटी को चेंज होने से अपोज करेगा। चेंज होने से कैसे अपोज करेगा, जैसे ये 0 है और ये 1 है, तो अब ये चाहेगा कि अगले इंस्टेंट पर ये क्या हो, ये अगले इंस्टेंट पर ये चेंज होकर ये 0 ना हो, तो 1 रहे। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर अपनी एडी करंट इंट्रोड्यूस कर लेगा, और ये खुद ऐसे ये लगातार गोल इसके अंदर घूमता रहेगा। ये लगातार ऐसे इसके अंदर ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा और इसके चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। और हम क्या करेंगे, इस रोटर के साथ ये जो टुकड़ा होता है मेटल का, इसको हम बोलते हैं रोटर, ROTOR। जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे कि इंडक्शन मोटर का फंक्शनिंग कैसा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस मोटर के साथ लगा देते हैं एक शाफ्ट। जब ये मोटर फ्लक्स को चेंज होने से फ्लक्स को चेंज होने का अपोज करती है तो इसके अंदर एक एडी करंट इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जिसकी वजह से ये रोटर जो है घूमती रहती है, और इसके साथ लगी हुई जो शाफ्ट है ये भी लगातार घूमती रहती है, ये भी लगातार घूमती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम मोटर को अलग अलग जगहों पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो ये हुई एडी करंट की बात। एडी करंट का हमने ये भी देखा कि उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या हम बना सकते हैं, किस तरह से हम उसको काम में ले सकते हैं, और हमने देखा कि एडी करंट होते क्या है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर हमारी क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन।